नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पेपर 2 के लिए सामाजिक विज्ञान का चयन किया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही एनसीईआरटी के निचोड़ को लेकर आए हैं। ठीक है, यानी कि आप सभी जानते हैं कि पेपर 2 में जो एसएसटी के पेपर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो एनसीईआरटी की बुक से ही पूछा जाता है। तो मैंने आपके लिए एनसीईआरटी की किताबों से जो मेन में जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको लेकर आया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। एक बार इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेंगे। आपको देखने के बाद आप कहीं से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चला जाएगा कि हमने जो एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ा है, एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्ट को पढ़िए। इसका नाम ही इसलिए एनसीईआरटी फिल्टर रखा गया। ठीक है, एक बार वीडियो को देखें, इसके बाद जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, या इस सीरीज को आगे जारी रखना चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, आप बताना कि इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प हुई है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगा है और इस वीडियो को इस तरीके से बनाया गया है कि वीडियो को एक या दो बार देखने के बाद सारे फैक्ट आपको क्या है याद हो जाएंगे। क्यों याद हो जाएंगे? क्योंकि सारे मेन में जो पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, जिससे आपके जो मेन में जो क्वेश्चन आपको उसी पर नज़र पड़े। ठीक है, तो ज़रूर बताना दोस्तों कि ये मेरी जो मेहनत है ये सफल हुई या नहीं हुई है। ठीक है, अगर आपका प्यार मिलेगा तो इस वीडियो को यानी इस सीरीज को हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी में जो पेपर 2 जो पूछा जाता है सोशल साइंस में, वो एनसीईआरटी की किताबों से पूछा जाता है सीटेट में। ठीक है, यानी कि 6 to 8 की जो एसएसटी की किताब है उसमें से पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं होती है, वो उसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो एनसीईआरटी की किताबों से हम जो है मेन में जो क्वेश्चन जो वहाँ से जहाँ से बनते हैं वो सारे फैक्ट को लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर अक्सर अक्सर क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आर्म्स एक्ट क्या है या कब आया था। तो इसकी डेट भी नोट करते चलेंगे। 1878 ईस्वी में क्या आर्म्स एक्ट आया था और इसमें कहा क्या गया था। मेन आपको करना क्या है कि आर्म्स एक्ट कब आया था, इसकी डेट और याद होना चाहिए, और इसमें क्या कहा गया था वो याद होना चाहिए। इसमें कहा गया था कि भारतीयों को अपने पास हथियार जो रखने का जो अधिकार है छीन लिया गया। ठीक है, यानी 1878 आर्म्स एक्ट और हथियार रखने का अधिकार को छीनना। ठीक है, आगे क्या इसी समय यानी कि 1878 में ही क्या है वर्नाक्युलर, ठीक है, प्रेस एक्ट आया था। इसमें क्या कहा गया था, इसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भी भारतीय अखबार यानी कि कोई भी भारतीय अखबार में अगर आपत्तिजनक कोई भी चीज़ छापी जाती है सरकार के खिलाफ, सरकार यानी अंग्रेजों के खिलाफ, तो उनकी क्या प्रिंटिंग प्रेस मशीन को जब्त कर लिया जाएगा। उसके साथ ही उनकी जितनी भी संपत्ति है उनको भी क्या है जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, और 1883 में इल्बर्ट बिल आया था, सरकार ने लाया था। इल्बर्ट बिल का मतलब ये था कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी भारतीय जो है, ठीक है, कोई भी अगर भारतीय न्यायाधीश है, ठीक है, वो भारतीय के लोगों के साथ साथ ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर भी क्या मुकदमा चला सकता है। ठीक है, लेकिन जब आपको पता है कि अगर भारतीय जो न्यायाधीश है अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी मुकदमा अगर चलाएगा या फैसला सुनाएगा तो अंग्रेज तो खुश नहीं रहेंगे। काफ़ी अंग्रेज़ों ने इसका विरोध भी किया। जब अंग्रेज़ों का विरोध यहाँ पर किया गया इस बिल को लेकर, तो क्या है कि सरकार क्या है इस विधेयक को वापस ले लिया। ठीक है, जो काफ़ी गलत हुआ। फिर आपको देखना है कि 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक व्यक्ति थे, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इन्होंने क्या किया था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट में क्या इन्होंने किया था, जूनियर जज के पद पर इनको तैनात कर दिया गया। किसको? 1883 में विलियम जोन्स को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भाषाविद का मतलब क्या होता है। देखो, भाषाविद का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी भी होता है, यानी कि कई भाषाओं को वो जानता है बोलने के लिए और उसको सीखता भी है। ठीक है, विद्यार्थी का मतलब सीखता है, जैसे आप अभी सीख रहे हैं। ठीक है, और एक जो कथन है, स्टेटमेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे किसका है। ठीक है, स्टेटमेंट पूछता कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। तो यह स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है किसका है, ये लॉर्ड मैकाले का है। तो प्यारे दोस्त, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में समय लगा है। सबसे पहले एनसीईआरटी की किताबों में क्वेश्चन को लिखा गया है, टाइप किया गया है, फिर आपको अलग अलग कलर से हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे पूरी ईमानदारी से, और चैनल को जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतनी जल्दी से जल्दी आपको क्या है ये सीरीज को आपके एग्जाम तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, आप कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं।
1781 में कोलकाता में एक मदरसा खोला गया। ठीक है, अब ये मदरसा मतलब होता क्या है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मदरसा में जैसे बच्चे जाके पढ़ते हैं उर्दू, यही हो गया। तो मदरसा का अर्थ ही क्या होता है, वह स्थान जहाँ पर आप सीखते हैं यानी पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज हो गया, ये मदरसा होता है। लेकिन मदरसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है, यानी सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप सीखते हैं कहीं पर भी जाकर। ठीक है, तो यह क्या है, किसी भी तरह का स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, या कोई भी संस्थान हो सकता है। ठीक है, बस इसको क्या अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं शांति निकेतन की। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में, कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी। ये 1901 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता है कि सती का मतलब क्या होता है। सती का मतलब होता है सदाचारी महिलाएं, यानी कि आप सभी जब एनसीईआरटी किताबें या कोई भी मटेरियल पढ़ते होंगे तो उसमें सती प्रथा के बारे में सुना होगा कि जब कोई भी स्त्री अगर स्त्री का पति मर जाता था तो इस स्त्री के पति के साथ जो है उस स्त्री को भी क्या है, जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ब्रह्म समाज, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। 1828 में हुआ था। किसने किया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना कब किया गया, 1875 ईस्वी में किया था, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता कि सती प्रथा का अंत कब हुआ, तो सती प्रथा का जो अंत हुआ था वो 1829 ईस्वी में हुआ था। राजा राम मोहन राय के प्रयास के द्वारा किया गया था और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर आपसे विधवा विवाह का पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1856 में विधवा विवाह कानून बनाया गया था। और ये किसके द्वारा प्रयास था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा। ठीक है, और जो सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान देंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण आपसे पूछा था कि ताराबाई शिंदे के बारे में, कि ताराबाई शिंदे ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी थी। और कभी कभी आपसे ये भी पूछ दिया जाता है कि इस पुस्तक में कहा क्या गया है। तो इस पुस्तक में लिखा गया है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच जो मौजूद सामाजिक जो फर्क है, यानी कि जो विभाजन है, इसकी आलोचना की गई है इस पुस्तक में। ठीक है, चलिए, और एक और भी महत्वपूर्ण आपसे पूछा था कि पंडिता रमाबाई क्या है, तो इन्होंने पूना में क्या किया था, एक विधवा गृह की स्थापना की गई थी, किया था इन्होंने। ठीक है, और यह क्या है, संस्कृत की महान विद्वान भी थी, संस्कृत की जानकार थी। ठीक है, तो आपसे ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि बाल विवाह निषेध कानून कब आया था, तो बाल विवाह निषेध कानून 1929 में आया था। ठीक है, और इसमें 18 साल लड़के की एज रखी गई थी और 16 साल लड़की की उम्र रखी गई थी, लेकिन अब ये क्या चेंज कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, कुछ जाति सुधार से संबंधित सुधारकों के नाम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे मध्य भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, सतनामी आंदोलन चलाया गया था। इनकी शुरुआत किसने किया था, घासीदास ने किया था। ठीक है, तो आपको कौन सा आंदोलन चला है, उसका नाम क्या है, कहाँ पर है और किसने किया था, ये सब जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में हरिदास ने क्या किया था, इन्होंने जाति व्यवस्था को जो सही ठहराने वाले ब्राह्मण ग्रंथों पर सवाल उठाए, यानी कि हरिदास ने क्या है, जाति व्यवस्था को लेकर क्या है, ब्राह्मणों पर क्या है, सवाल उठाए थे। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेने और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, जिससे अभी एनसीईआरटी की बहुत सारी किताबों के निचोड़ आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर इसी प्रकार से आप जब देखेंगे तो केरल में क्या है, केरल में एंझाव जाति के थे नारायण गुरु। कभी कभी पूछ देता कि जो नारायण गुरु है कहाँ के रहने वाले हैं या किस जाति के, तो यानी एनसीईआरटी किताबों से जो भी फैक्ट हमें मिले हैं वो लेकर आएँ। तो अभी तो ये केवल सैंपल है दोस्तों। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी किताबों को इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हर एक बुक को आपको लेकर आएंगे। ठीक है, बस आपके कमेंट का जवाब रहेगा हमें। ठीक है, इंतज़ार रहेगा, जितनी जल्दी से आप बताएंगे उतनी जल्दी आपके लिए तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, और हाँ, नारायण गुरु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट कथन पूछा जाता है एग्जामों में, आप जानते हैं क्या पूछा जाता है, कि ओरु जाति ओरु मतम, ठीक है, ओरु दैवम मनुष्यानु। यह जो कथन किसके द्वारा कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि मानव की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। ठीक है, तो यह नारायण गुरु का कथन है। आगे देखिए, यहाँ से इसे स्टार्ट लगा लीजिए दोस्तों। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे आपको मिलान करने के लिए या स्टेटमेंट में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि ज्योतिबा फूले के द्वारा, यानी आपसे पूछा जाएगा कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है, तो ज्योतिबा फूले ने लिखी थी।
यह कब लिखी थी? 1873 में लिखी थी। गुलामगिरी यानी कि इसमें गुलामी से संबंधित बातें को कहा गया है, ठीक है। और सत्यशोधक समाज, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, ये भी पूछा जाता है। तो सत्यशोधक समाज हो या गुलामगिरी हो, ये ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया है, ठीक है। फिर ज्योतिबा फूले की एक स्टेटमेंट है जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कहा गया इनके द्वारा? कि ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की, यानी कथित कहा जाए तो निम्न जाति के लोगों की है। तो यह भी कथन पूछा जाता है कि किसका है, तो ये ज्योतिबा फूले की, यानी फूले का कथन है। और हाँ, सबसे जो जरूरी बात आपको बताना है कि ज्योतिबा जो फूले ये कोई फीमेल नहीं है, ये मेल है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 1927 में अंबेडकर जी ने क्या है, मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय जो दलितों को क्या है, मंदिरों में प्रवेश करने के लिए क्या है, मना किया जाता था, जिसको लेकर अंबेडकर जी ने आंदोलन चलाया था। और जाति सुधार से संबंधित जो आंदोलन चलाए गए थे पश्चिम भारत में, जो इसका नेतृत्व किसने किया था? अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। और दक्षिण में क्या है, ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया था। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे कि जाति सुधार से संबंधित जो आंदोलन का नेतृत्व दक्षिण भारत में किसने किया था, ठीक है। यानी पश्चिम भारत में अंबेडकर जी और दक्षिण भारत में क्या है, ईवी रामास्वामी नायकर। और जो सबसे जरूरी जो बात है आपसे पूछा जाता है कि पेरियार के नाम से किसको जाना जाता है? तो पेरियार के नाम से रामास्वामी नायकर को ही जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हाँ प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये सारी जो है एनसीईआरटी के जो फिल्टर, इसकी पीडीएफ आपको आसानी से मिल सके, तो लास्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप दे दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन पीडीएफ के लिए है, जब तक 100 लाइक हो जाएगा उसके बाद ही पीडीएफ अपलोड की जाएगी। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। हमारा मकसद यही है कि आप सभी एनसीईआरटी बेस बनाकर, यानी पढ़कर सीटेट के एग्जाम में अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर ले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे पूछा रहा कि सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में क्या है, अलीगढ़ में एक कॉलेज खोला गया था, लेकिन उस समय उसका नाम था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बाद में इसका नाम जो चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था, ठीक है। तो हो सकता है आपसे इनके पुराना नाम, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम पूछ दिया जाए, और उसकी स्थापना कब हुई थी और किसने किया था, कहाँ पर, सब पूछ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछा जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या है, या नरेंद्र दत्त था, नरेंद्र नाथ दत्त नाम था, ठीक है। या ऐसे ही पूछ दिया जाएगा कि नरेंद्र नाथ दत्त जो है किसके बचपन का नाम था, स्वामी विवेकानंद का। और स्वामी विवेकानंद ने क्या, रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी किया था, ठीक है, क्योंकि इनके गुरु थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विवेकानंद ने 1893 में क्या, इन्होंने शिकागो में, यानी जो न्यूयॉर्क में है, यहाँ पर क्या विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, इसमें भाग लिया था इन्होंने, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जाता कि किसने 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था भारत की तरफ से, तो आपको पता होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जी थे। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाता कि सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल कहाँ पर उगाया गया था। तो जब उत्तर पश्चिम, जो भारत का जब देखेंगे उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है, वहाँ पर एक सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ, वहाँ पर क्या है, लगभग 8000 वर्ष से पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले क्या है, गेहूँ और जौ को फसल को उगाया था, ठीक है। जो पहले मगध था, वर्तमान में बिहार राज्य को कहते हैं, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये काफ़ी भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि इस टाइप से आपको समझ लेना है। देखिए इसमें क्या आपको कहा गया है, यानी बीसी का मतलब होता है ईसी पूर्व, कभी कभी हिंदी में भी लिख दिया गया ईसी पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ये ईसी पूर्व है, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है। और कभी कभी आपको बीसी ना देकर आपको क्या है, बीसीई दे दे, तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। बीसी मतलब बी हो गया, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात, ठीक है। अगला है एडी पूछ दे, एडी मतलब इसी होता है, ठीक है, एनो डोमिनी, ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। सी कभी कभी एडी ना देकर सी ही दे दे, तो ये दोनों एक ही है, ठीक है, यानी यह दोनों एक है और यह दोनों एक है, ठीक है। कभी कभी एडी दे दे, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद, या सी ई दे दे, कॉमन एरा, ठीक है। कभी कभी आपको बीपी दे दे यहाँ पर, बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले, वर्तमान से पहले, ये आपको नोट करना है, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, जब आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर बताया जाता है कि कौन सा ऐसा जो हड़प्पा स्थल है जो 3 भागों में बटा हुआ था, तो वह धौलावीरा था, ठीक है, धौलावीरा। और आप सभी जानते हैं, ठीक है, कि लोथल बंदरगाह था। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महापाषाणिक पुरा स्थल
नाम दे देगा निम्न में से कौन सा महापाषाणिक पुरास्थल है, कौन सा पुरा पाषाणिक स्थल है, कौन सा नव पाषाणिक स्थल है। तो यहाँ पर देखेंगे तो महापाषाणिक पुरास्थल इसमें से क्या है, ब्रह्मगिरी है, एक है आदि चन्नूर। ठीक है, आगे देखते हैं। पूरा पाषाणिक पुरास्थल में देखते हैं कौन सा सबसे पुराना है, भीमबेटका है, होसगी है, कुरनूल गुफा है। ठीक है, ये 3 है। ठीक है दोस्तों, अब नव पाषाणिक पुरास्थल में आपसे क्या पूछा जाता है, यहाँ पर देखेंगे। नव पाषाणिक पुरास्थल में आपसे पूछा जाएगा, यानी कि पूछ दिया जाएगा बुर्ज होम नव पाषाणिक स्थल है कि महापाषाणिक स्थल है। तो ये जो नव पाषाणिक स्थल इसमें क्या है, बुर्ज होम है, मेहरगढ़ है, कोल्डी हवा है, हल्लूर है, पयमपल्ली है, ठीक है, महागढ़ा है, चिराद है, दाऊदली हेडिंग है। ठीक है, और इसमें से जो आरंभी नगर की बात करते हैं तो ये इनाम गांव है। तो ये यहाँ से यानी कि एक क्वेश्चन बनने के आपके क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेंगे, वीडियो को 1 या 2 बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं, इसके बारे में जानते भी होंगे आप कि सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था उसका नाम क्या था, कुत्ता, यानी कि जंगली कुत्ते का जंगली पूर्वज था। और कालीबंगा और लोथल से क्या आपको अग्निकुंड मिले, कभी कभी ये अभी पूछ दिया जाता है कि कहाँ से क्या मिला है। तो अभी इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत निकालना ज़रूरी है। ठीक है, अभी तो बस ये 1-2 निकाला गया है आपको दिखाने के लिए। और आपको ये भी क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है, ये वाला क्वेश्चन, कि पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टिक के ऊपर किसकी लेप चढ़ाई जाती थी, ये चारकोल, ये आपको चारकोल याद रखना। ठीक है, कि पानी रिसाव रोकने के लिए क्या है, चारकोल की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, चलिए तो प्यारे दोस्तों, मेरा एक प्रयास है कि एनसीईआरटी की जो जिन्होंने सोशल साइंस का पेपर अगर सिलेक्ट किया है तो उनको क्या है सीटेट के लिए एनसीईआरटी की मतलब कि टॉपिक करा दिया जाए, जिससे एनसीईआरटी का बेस उनका मजबूत हो जाए और पेपर 2 अच्छी तरीके से वो क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, और बाकी आप प्रैक्टिस जहाँ से कर रहे हैं करते रहिए। ठीक है, और हाँ, मोहनजोदड़ो से आपको स्नानागार मिला है। ठीक है, और कांसा, कभी कभी ये पूछ देता है कांसा का जो है किसी तांबे और टीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और हाँ, ये भी कभी कभी पूछ देता है कि उस समय क्या टीन का आयात कहाँ से किया जाता था। टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से किया जाता है। और बहुमूल्य जो पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं और आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा भी होगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग क्या है 3500 साल पहले हुई थी। और इसमें लगभग कितने 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थनाएं यानी सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है क्या होता है, जो अच्छी तरह से बोला गया है। ठीक है, चलिए, और हाँ, एक जो मेन पॉइंट सबसे है ये भी पूछा था एग्जाम में कि ऋग्वेद में 3 महत्वपूर्ण देवता कौन कौन से हैं, अग्नि है, इंद्र है, सोम है। अग्नि का मतलब होता है आग का देवता जो मध्यस्थता का काम करता था। इंद्र मतलब युद्ध का देवता जो रक्षा करता था। सोम यानी एक पौधा है, यानी कि जो पेय पदार्थ के रूप में यूज किया जाता था। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है कि ऋग्वेद में देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ, यानी ऋग्वेद में 2 ऐसी नदियाँ हैं, ठीक है, जो देवियों के रूप में पूजा जाता है। तो वो कौन सा, व्यास हो गया, ये शत्रुज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा प्रयास था कि आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करा दिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के सीरीज को कंप्लीट करना या एग्ज़ाम तक देखना चाहते हैं तो पूरी ईमानदारी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें वीडियो को। और इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन जरूर कर लेंगे। ठीक है, और हमें इंस्टाग्राम और ये व्हाट्सएप पे भी फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अब तक नमस्कार दोस्तों। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी मेहनत तभी रंग लाएगी जब तक आप इन लाइक शेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। ठीक है, यह वीडियो बड़ी उम्मीद के साथ बनाई गई कि आप हमारा साथ देंगे। ठीक है, तो आप हमें मोटिवेट करिए। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि हम डीमोटिवेट हो जाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।